सर नमस्कार। विशाल जी खन्ना साहब कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बताइए सर आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। दिल्ली में बारिश कैसी है? जी सर। दिल्ली में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? सर वॉइस धीरे आ रही है आपकी। आपकी उधर से कुछ क्रॉस आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी सर। अब आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज़ ठीक आ रही है बिल्कुल। दिल्ली में बारिश कैसी है? सर दिल्ली में तो फिलहाल बारिश देखिए हमारे एरिया में तो नहीं हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। मैं जैसे दिल्ली में हूँ, रहता हूँ दिल्ली के जो शादरा जो शहर है, मतलब शादरा जो जिला है, वहाँ पर तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया। मेरे को आप सोए तो नहीं हो, तो ही बिल्कुल भी फोन नहीं लगाऊं सर। मैं। आंखें आंखें सर बिल्कुल खुली है, चक्का चौंध है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केवल आशु जी को ही नींद आ रही है। सर आशु सर की भी नींद उड़ जाएगी सर। आशु सर की नींद उड़ जाएगी? बिल्कुल उड़ जाएगी सर। अरे वाह! तो फिर या बिल्कुल आप अपने अनुभव शेयर करें। सर मेरा अनुभव ये है, पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार कहना चाहता हूँ जो अभी इस वक्त लाइव में जुड़े हुए हैं, या वो बाद में मेरी रिकॉर्डिंग जो सुनेंगे, तो शायद उनको कुछ बातों के जरिए से कुछ हिम्मत मिल पाए। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विशाल खन्ना है और मैं दिल्ली शहर के शाहदरा ज़िले से हूँ। मैं भी एक लोन डिफ़ॉल्टर हूँ और मुसीबत में भी हूँ, तकलीफ़ में भी हूँ, संकट में भी हूँ, लोन के दलदल में भी फँसा हुआ हूँ। मेरा भी परिवार है जिसमें माता-पिता, भाई-भाभी, भतीजी, भतीजा, पत्नी और 2 बच्चे हैं। मैंने परिवार का पालन करने के लिए नौकरी करता हूँ और साधारण सा जीवन जीता हूँ। लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और मैंने अपने परिवार की किसी भी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा भी उधार नहीं लिया। बस कुछ मुसीबतें ऐसी और परेशानियाँ कुछ ऐसी आई जिसके कारण से मुझे लोन लेना पड़ा। और सच तो ये है कि नौकरी में काम करते-करते ये पता ही नहीं चला कि कब एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, 9-10 लोन हो गए। और मैं जानता ही नहीं था कि कभी किसी और के साथ भी ऐसा हुआ होगा। मुझे बार-बार सिर्फ़ यही लगने लगा कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो लोन के दलदल में फँसा हुआ है। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कर्ज़ को कैसे उतार पाऊँगा और मैं टेंशन में डूबता चला गया और अपने साथ गलत करने की ठान चुका था। लेकिन मैंने सहारा ढूँढा और मुझे लगने लगा शायद कहीं से पैसों का और इंतज़ाम हो जाए और मैं किसी तरीके से अपने सारे लोन उतार पाऊँगा। और शायद मुझे एक नया लोन मिल भी जाता, क्योंकि मेरा सिबिल उस वक़्त में बहुत अच्छा खासा था। किस्त भी समय पे जा रही थी, लेकिन बढ़ते-बढ़ते मेरी कुल 25,000 की नौकरी में, मतलब मेरी आमदनी कुछ नौकरी से, प्राइवेट नौकरी से कुल 25,000 रुपए की तनख्वाह थी, जिसमें बढ़ते-बढ़ते वो 45 लाख रुपए का कर्जा कब हो गया ये मुझे खुद को पता नहीं चला। जब दिल, दिमाग, मन में झटका लगने लगा और अंदर से आवाज़ आई कि विशाल तेरे ऊपर 45 लाख रुपए का कर्ज है, तू चुकाएगा कैसे? तो एकदम से चिंता, फ़िक्र, टेंशन पड़ने लगी। हाथ-पैर मारने लगा और अपने आप को मारने की सोचने लगा। फिर रास्ते ढूँढने लगा, शायद कोई मुझे सहारा मिल जाए, कहीं से कुछ मुझे रास्ता मिल जाए। अचानक से यूट्यूब पर सहारा ढूँढा और मुझे याद नहीं है, शायद पहली या दूसरी बार में ही मुझे आपका, मतलब जो चैनल है, नरेंद्र जोशी एसोसिएट्स यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ वीडियो देखी और कुछ जानकारी उसमें जब सुनी, तो कुछ मन में कुछ ऐसा महसूस हुआ शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मन में सवाल एक ऐसा था कि ये 45 लाख रुपए का कर्ज कभी निपट भी सकता है? क्योंकि ये असंभव था देखने में, समझने में कि 25,000 या 25,000 से कम की नौकरी में मैं अपनी जो 1.5 लाख रुपए महीने की किस्तें चुका रहा था। और अगर किसी को अगर इस बात का यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं उसके सारे सबूत भी, अपनी बैंक स्टेटमेंट भी, जो मेरी सैलरी आती थी उसकी भी मैं प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने आपकी बातों को यूट्यूब पर सिर्फ मन से सुनता था कि हाँ, मुझे होप लगती थी कि मैं शायद कुछ अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन मैं और कभी कभार भटक जाता था, तो मैं और लोगों की भी बातें सुनता था कि शायद मुझे कोई सहारा मिल जाए। लेकिन खुद को बचाने का, खुद को छुपाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस तरीके से अपने आप को छुपा पाऊं,
मतलब मांगने वालों से कैसे अपने आप को बचा पाऊं। जब यूट्यूब पर आगे बढ़ा और आपकी ऑडियो वीडियो को मैं जब सुनकर कुछ मामले ढूंढने लगा, तो मुझे सिर्फ यही जानकारी समझ आती थी, क्योंकि आपके द्वारा बार बार यही बात कही जाती थी कि टेंशन नहीं लेना और लोन का जो है निपटारा होता है। और लेकिन कभी कभार मन को संदेह भी लगता था कि ऐसा पॉसिबल भी है कि कभी ऐसा हो पाएगा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो मैं तकरीबन जो है फरवरी 25 के आसपास से मैं आपकी यूट्यूब पे जानकारियाँ ढूंढने लगा। तो वहाँ पर कुछ आपके लाइव सेशन भी जो है मैंने देखे, तो जहाँ पे बार बार यही समझाया जाता था कि जब लोन एक बार सेटलमेंट भी होते हैं, तो उन सेटलमेंट की जब बातों को मन से लगाने लगा, तो मन में फिर भी चिंता रहने लगी कि शायद इतना बड़ा लोन मैं कैसे उतार पाऊंगा। सिबिल को ठीक करना तो एक अलग बात है कि सिबिल तो जब भी ठीक होगा जब हम कुछ लोन का सेटलमेंट कर पाएंगे या कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो और मैं अपने कुछ लोन चुकाने में असमर्थ भी होने लगा, क्योंकि जब मैंने मन में ये ठान लिया कि अब आगे और लोन नहीं लेना, तो उसके बाद क्या होने लगा, मेरे साथ हरासमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी रिकवरी वालों की, क्योंकि पैसा तो उस वक्त भी मेरे पास नहीं था और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कोई सहारा भी नहीं था कि मेरे छोटी सी उम्र में कुछ लोग थे जो मतलब मुझे पढ़ाई के समय में भैया भैया कहते थे, लेकिन बाद में जब वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छे इंसान बने, कुछ मतलब वकालत में भी आए, तो मैंने उनसे अपने मन की जो परेशानियां थी वो उनके साथ साझा करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि मैं लोन के दलदल में फंस गया हूँ, कि मैं अब कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो उन्होंने भी मुझे डराना शुरू कर दिया कि भैया आप पे तो बहुत बड़ी मुसीबत है, आप ये दिल्ली शहर छोड़ दो, यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ। तो मेरे को चिंता और होने लगी, क्योंकि मेरे घर में जैसे फैमिली मेंबर हैं, माता पिता वाइफ बच्चे सब, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कुछ सहारा ढूंढने लगा, टोल फ्री नंबर निकाले सरकारी वकीलों के और उनसे भी बात करने की मैंने कोशिश करी, तो उनसे भी मुझे हताशा ही मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया जब पैसा तुमने लिया है तो पैसा तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इस तरीके से शुरू में मैंने अपने पहले सबसे पहले जब आपकी जब वीडियो देखी, तो मेरे पहले 3 लोन डिफ़ॉल्ट हुए कि मैंने उनकी ईएमआई चुकानी बंद कर दी, और जब पैसा चुका नहीं पा रहा था तो मेरे साथ हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा होने लगी, गाली गलौच होने लगी। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने आपके नंबर पे एक मैसेज भेजा कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे परेशानी है और रिकवरी वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। तो आपने जो है मुझे एक हिम्मत दी और एक मैसेज लिखकर भेजा कि तनाव ना ले और कोई चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने ये बात अपनी वाइफ को बताई कि मैंने नरेंद्र सर की बातें सुनी हैं, जिसमें वो हिम्मत और विश्वास से बताते हैं कि विषम परिस्थितियों के कारण से अगर कोई लोन के दलदल में फंस जाता है तो उसके साथ कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं होता है। और मैंने अपनी वाइफ को यही कहा कि जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो मैं अपने बारे में कुछ गलत करने की सोचूं भी क्यों। तो वाइफ ने मुझे उसके बाद से मुझे खुद हिम्मत देनी शुरू कर दी। फिर मैंने कोशिश करी कि आपसे जुड़ने का प्रयास करने का कोशिश की कि भाई मैं नरेंद्र सर से कैसे जुड़ पाऊँ। तो मुझे पता चला कि उस वक्त में आपकी जो फीस थी वो मतलब मेरी पकड़ में नहीं थी कि मैं आपको वो फीस देकर भी आपसे जुड़ने का प्रयास कर सकूं। लेकिन जब मुझे थोड़े समय बाद पता चला कि जनवरी 26 से आपकी फीस भी बढ़ने जा रही है, तो ये बात मैंने फिर अपनी वाइफ को बताई। तो वाइफ ने बोला कि जब हम अभी जो सर की फीस कम है और उसके बाद जब दुगनी हो जाएगी हम तो बिल्कुल नहीं चुका पाएंगे। फिर वाइफ ने मुझे हिम्मत दी कि आप जो है किसी तरीके से टेंशन मत लो, मैं अपनी तरफ से पैसों का इंतजाम करती हूँ। फिर मेरी वाइफ ने जो है अपनी कानों की बालियां बेची और तकरीबन 9500 रुपये की व्यवस्था करके मेरे हाथ में थमाए। लेकिन फीस भी 11,000 थी
वो भी मेरे लिए परेशानी का कारण था कि मैं किस तरीके से फीस का भुगतान कर पाऊंगा। फिर मैंने सहारा ढूंढा कि किसी तरीके से मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाए, और फिर मैंने थोड़े से पैसों की व्यवस्था करके बिल्कुल लास्ट शायद 31 या 30 दिसंबर को मैंने फीस पे करी। तब जाके मेरे को हिम्मत मिलने लगी, टेंशन अंदर से दूर होने लगी, क्योंकि मैंने एक सहारा ढूंढ लिया था कि जिन्होंने मुझे पहले ही बहुत हिम्मत इतनी दे दी थी अपनी ऑडियो वीडियो से कि लोन, विषम परिस्थितियों में जब कोई लोन में फंसता है, दलदल में फंसता है, तो उसका सहारा जो होता है वो कानूनी रूप से ही सॉल्व हो सकता है। तो उस वक्त में बर्डन भी मेरे पास इतना बढ़ गया, क्योंकि जो मेरे 3 लोन डिफॉल्ट हुए थे, उन 3 लोन डिफॉल्ट में एक ही बैंक के मेरे 3 लोन थे। तो मुझे उन्होंने तकरीबन जो है अचानक से सेटलमेंट का ऑफर दे दिया। सबसे पहला एक्सपीरियंस तो मेरा यही था कि मुझे उन्होंने जब सेटलमेंट का ऑफर दिया, वो सीधा मेरे को 25-26% में दिया। और फिर मैंने हिम्मत करके किसी तरीके से, जब मेरे दूसरे और लोन चल रहे थे, रनिंग लोन चल रहे थे जिनकी ईएमआई मैं दे पा रहा था, फिर मैंने उनको स्टॉप किया। वहां से कुछ पैसे बचा के फिर मैंने अपना उन एक ही बैंक के 3 लोनों का सेटलमेंट करा लिया। वैसे तो लोन अभी भी मेरे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अब हिम्मत इसी चीज से मिलती है कि जब पैसा होगा तभी लोन चुकाएंगे, मतलब और कर्ज नहीं लेना है। तो बाकी मैं और लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप विषम परिस्थितियों में किसी कारण से अगर आप फंसे हुए हैं, तो कोशिश करें कि नरेंद्र सर की हर वीडियो को, ऑडियो को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें और अपने अंदर हिम्मत लाएं। और ये सोच कर ना जुड़े कि सारी लड़ाई नरेंद्र सर को या आशु सर को ही लड़नी है। आपको तो सिर्फ वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, जिससे आपको उन ज्ञान को लेकर जो है अपने अंदर हिम्मत खुद लानी पड़ेगी। अगर आप फीस देकर सारी जिम्मेदारी का भार नरेंद्र सर, आशु सर को देने की मन में चाहत लेकर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि वो ना ही जुड़े तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि नरेंद्र सर और आशु सर जो हैं, वो आपको ऐसा सुरक्षा कवच दे सकते हैं जो आपको लीगल नोटिस मिल रहे हैं, और उन नोटिसों का जो रिप्लाई देना है, जिन कारणों से बैंक खुद को कमजोर मान लेता है कि हाँ इसको जो है कानून की नॉलेज है और इन सब चीजों की जानकारी है, तो बैंक जो है अपने आप ही टूटना शुरू कर देता है, जिससे आप खुद लड़कर जो है इन सब चीजों का निपटारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। विशाल जी। बाकी ये है कि जैसे महाभारत के युद्ध में धर्म की लड़ाई के लिए कौरव पांडव आए थे और उनके गुरु भी साथ आए थे, लेकिन जिस गुरु ने अपने शिष्य को बचाने के लिए शस्त्र उठाए, तो वो भी युद्ध में जीत नहीं पाए। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के साथ गुरु रूप में जो थे, उन्होंने शस्त्र ना उठाने की जो कसम ले रखी थी, और शस्त्र ना उठाने का जो एक उन्होंने भरोसा दिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में सिर्फ अपने ज्ञान से ही जो है इस लड़ाई, धर्म की लड़ाई को जीतूंगा, और वो ही इस धर्म युद्ध में सफल हुए। तो इसी तरीके से मेरा भी मानना इन लोगों के लिए यही है कि कृपया करके आप जानकारी जितनी लेना चाहें नरेंद्र सर से और आशु सर से जुड़कर जरूर प्राप्त करें, लेकिन उनको अपनी मुसीबतों में ना धकेलें कि जिससे आप खुद कमजोर होते चले जाएं, और जो है आपकी आगे की लड़ाई भी कमजोर होती चली जाए। आप उनसे ज्ञान लेकर ही आगे बढ़ें और अपनी लड़ाई खुद लड़ें, इससे आपकी भी जीत होगी और आपके गुरु की भी जीत होगी। जी धन्यवाद विशाल जी खन्ना साहब, आपके उत्कृष्ट विचार और उत्कृष्ट रिव्यूज के लिए, फीडबैक के लिए। बस सर और मेरी कोशिश तो जो है, जो मैं समझ पाया और जो दर्द मुझे, होता है कभी कभी हमें ये सुन के कि हमारी फीस के लिए कभी कभी क्या तकलीफ उठानी पड़ती है। सर तकलीफ तो इंसान खुद नहीं लाना चाहता, लेकिन परिस्थितियों के कारण से नहीं, उसके साथ हो जाती मैं है। मानता हूँ, लेकिन एक बात बताऊं ना, जैसे आज इस लाइव के अंदर आपने देखा कि किसी
महिला ने ये कहा कि मेरी बहन के जी, पति का निधन जी, हो गया। ये जी, जी, ऐसी स्थिति है। कुछ परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, हम तुरंत कंसीडर कर लेते हैं। जी, जी, मैंने उनको कहा कि आप मुझे फ़ोन कर लेना और जी, मुझे मालूम है, मैं जी, पूरा प्रयास करूँगा। जब मैंने किसी को वचन दिया, तो जी, उनको तकलीफ़ नहीं आने दूँगा, बस उनकी समस्या शांति से सुनो। और समस्या मैं उनकी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे सुनना चाहता नहीं था, क्योंकि जी, कई बातें हमको ऐसी पूछनी पड़ती है, एक डॉक्टर और एक वकील, जी, 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 जब किसी को इंट्रोगेट करते हैं, तो वो अलग ही करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो देखिए, वो परिस्थिति थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर उस समय आपको ये तकलीफ़ हुई। नहीं सर, वो परिस्थिति नहीं थी। देखिए सर, अगर ये परिस्थिति तो सिर्फ़ वो परिस्थिति थी कि जिसमें एक सहयोग मिल रहा था, लेकिन अगर इसी जगह पे अगर मेरे साथ कोई हारी, बीमारी, दुःख, तकलीफ़ अगर होती, तो मुझे उसके लिए भी पैसा जुटाना पड़ता। वहाँ पर कोई रहम नहीं करता, डॉक्टर किसी प्रकार का कोई रहम नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छी बात क्या है मालूम है? बुरे वक़्त में अपने परिवार की पहचान होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपने वाइफ़ को कहा, उन्होंने अपना समर्पण किया और ये चीज़ आज नहीं, 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब हमारा अच्छा वक़्त आएगा ना, हम उसका 100 गुना लौटाएँगे उनको। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मेरे ऊपर लोन था 50 लाख रुपए का, और आज की डेट में भी वो तकरीबन 20-25 लाख रुपए का अब रह गया है। मैं अपने परिवार की जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे ऊपर जो लोन है उसकी जानकारी सिर्फ मुझे और मेरी वाइफ को है कि मेरे ऊपर कितना लोन है। मेरे फादर को ये पता है कि मेरा बेटा मुसीबत में है। मेरे घर पे जब रिकवरी वाले आते हैं, जब वो मेरा नाम लेकर पूछते हैं, तो मैंने अपने फादर से बस यही कहा कि बस आपको ये कहना है कि विशाल अभी यहाँ पर नहीं है, आपको जो भी बात करनी है उससे फ़ोन पे कर लो। बिल्कुल, तो सीधा वो मुझे फ़ोन मिलाते हैं और उनसे फ़ोन पे मैं अपना आप निपट लेता हूँ, मैं घर वालों को बीच में लाने ही नहीं देता। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्यों किसी कारण से घर के आसपास का माहौल खराब हो या मेरे परिवार का माहौल खराब हो, मैंने अपने फादर को कह दिया कि पापा, अगर कोई भी आए, उनसे आपने लड़ना नहीं है, उनसे आपने झगड़ना नहीं है। बस अगर वो मेरा नाम पूछे तो उनसे ये कहना कि भैया विशाल अभी घर पर नहीं है, आपको जो भी बात करनी है आप उससे सीधा फ़ोन मिला के बात कर लो। और जो ज्ञान मुझे आपकी तरफ से, आशीष सर की तरफ से, आपके यूट्यूब चैनल से और जो मैसेजों से मुझे जो ज्ञान मिला हुआ है कि उन लोगों को कैसे टैक्ट करना है, बस उसी के सहारे से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही हिम्मत और ताकत बनाए रखनी है, जी वक़्त सर। बदलता है, इतना जी ध्यान रखें आप, जी सर। जी सर। ठीक है ना? मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, इस लाइव सेशन में आशीष सर को, नितेंद्र सर को, कि आप सबके साथ इतना सहयोग कर रहे हैं। शायद ही मेरे मेरे जो माता पिता हैं वो भी इतना सहयोग, अगर उनको ये बात पता होती तो शायद वो भी मेरा कभी सहयोग नहीं करते और मुझे घर से बाहर निकाल देते। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरीके से आपने जो हिम्मत दी है, परिवार से बढ़कर जो हिम्मत दी है, सारी जानकारियां होने के बावजूद दी हैं, और अपने मतलब हम लोगों से दूर रहकर आपने इतनी हिम्मत, जो शक्ति हमें प्रदान करी है ना, वो संसार में शायद मैं भगवान के मंदिर में जाकर अगर उससे कहूंगा ना, तो शायद वो भी मुझे इतनी हिम्मत नहीं दे पाएगा जितनी हिम्मत आपसे और आशु सर से बातें करने के बाद और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद और जो कॉल्स रिकॉर्डिंग रिकवरी वालों से फाइट होती है और लोगों से जो फाइट होती है उससे हिम्मत मिलती है। ये आपकी मोहब्बत है, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर। जी। थैंक यू।